हे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ 7 स्टोरी शेयर करी थी जिसके थ्रू मैंने आपको 7 लेसन समझाए थे जो लाइफ चेंजिंग है। प्लस मैंने आपको 7 बुक्स भी रिकमेंड करी थी जिनकी हेल्प से आप उन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। आज मैं आपके साथ 7 और ऐसी अमेजिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूं और 7 और बुक्स रिकमेंड करने वाला हूं जो अगर आप सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तो पक्का इट विल कंप्लीटली चेंज योर लाइफ। सो विदाउट वेटिंग चलो स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से। आपको पता है पहले एक टाइम था जब रशिया के साइंटिस्ट लोग क्या करते थे कि वो लोग प्रिजनर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देते थे। ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कई बार उनकी जान भी ले सकता था ना। ऑब्वियसली ये बहुत इनह्यूमन चीज थी, लेकिन पहले के टाइम पे कई बार ये चीज की जाती थी। स्पेशली उन प्रिजनर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था जिन्हें ऑलरेडी मौत की सजा सुना दी जाती थी, मतलब जिनका मरना ऑलरेडी फिक्स था। ऐसी एक सिचुएशन में एक बार एक रशियन साइंटिस्ट ने एक प्रिजनर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसे मौत की सजा सुना दी गई थी। साइंटिस्ट ने क्या किया कि उस प्रिजनर को 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये था कि जैसे नॉर्मली प्रिजनर्स को सजा सुनाई जाती है मौत की फांसी लगा के, वैसा वो ऑप्शन चूज कर सकता है, या फिर वो सेकंड ऑप्शन चूज कर सकता है जहां उसे सांप से कटाया जाएगा और ये जो सांप होगा वो जहरीला होगा जिसकी वजह से 5 मिनट के अंदर वो मर जाएगा। ना ये जो सेकंड ऑप्शन था उसके ऊपर उसे कुछ रिवॉर्ड्स दिए जा रहे थे उसकी फैमिली मेंबर्स को। इसलिए इस प्रिजनर ने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, वैसे भी मरने ही वाला हूं तो चलो मैं स्नेक वाला ही एक्सपेरिमेंट चूज कर लेता हूँ ना। जिस दिन उसके एग्जीक्यूशन का टाइम आया ना तो उसकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी गई और फिर उसके पास एक सांप को लेके आया गया जिसकी आवाज हिस हिस करके उसे सुनाई दे रही थी। इसके बाद उस प्रिजनर को सांप से कटवाया गया और गेस व्हाट, 5 मिनट के अंदर वो प्रिजनर मर गया। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग था। क्यों पता है? बिकॉज रियलिटी तो ये थी कि उसे सांप से कटाया ही नहीं गया था, बल्कि उसे बस है ना सुई से चुभा दिया गया था और ऐसा जताया जा रहा था कि उसे सांप ने काट लिया है। लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि ऐसा फेक चीज करने के बाद भी क्या हुआ कि वो आदमी मर गया। और जब पोस्टमार्टम करके ये देखा गया कि वो मरा कैसे, तो उसकी बॉडी में से वेनम मिला, जबकि सांप ने तो काटा ही नहीं था। और ये एक्सपेरिमेंट से जो बात सामने आई वो है द पावर ऑफ योर बिलीव। हमारा ब्रेन इतनी पावरफुल चीज है ना, इतनी पावरफुल मशीन है जो कई बार सच को भी झूठ बना देती है। इसीलिए आप इस अमेजिंग टूल का यूज कर सकते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप अपने आप को सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली ट्रेन करने लग जाओगे कि आप जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकते हो, तो गेस व्हाट, आप कर भी लोगे। और इसके ऊपर ही 2 अमेजिंग बुक्स है जो आप पढ़ सकते हो अपने सबकॉन्शियस पावर का यूज करने के लिए, ब्रेन का पावर का यूज करने के लिए, जो है साइको साइबरनेटिक्स और दूसरी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक की मैंने समरी भी बनाई है जो आप आई बटन में डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हो। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। एक बार है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चल रहा था। तब ब्रैड हॉग नाम के एक बॉलर थे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर जी की विकेट ले ली थी ना। वो टाइम पे भी सचिन जी की विकेट लेना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इसलिए विकेट लेने के बाद ब्रैड हॉग ने ना उनकी बहुत ज्यादा स्लेजिंग की। इनफैक्ट मैच खत्म होने के बाद वो सचिन तेंदुलकर के पास गए एक फोटोग्राफ लेके और कहा कि आप इस पर साइन करके लिख दो कि ब्रैड हॉग ने मेरी विकेट ली है ना। इसके ऊपर कोई भी इंसान गुस्सा भी हो सकता था, लेकिन सचिन जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्माइल किया और उस फोटोग्राफ पे लिख दिया कि दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट विकेट ऑफ माइन। और गेस व्हाट, इसके बाद उन्होंने टोटल 45 मैचेस खेले एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन एक मैच में भी ब्रैड हॉग सचिन के विकेट नहीं ले पाए। अब देखो यहाँ पे ना आपको 2 लेसन सीखने मिलता है। पहला लेसन तो ये है ना कि देखो बड़ी बड़ी बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने कमिटमेंट पर टिके रहना और उसे प्रूफ करके दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। और इसे करने के लिए ऐसा नहीं था कि सचिन ने सिर्फ बोल दिया, नहीं, वो उस चीज से रिलेटेड काफी प्रैक्टिस भी करते थे। उन्होंने मेक श्योर किया कि उन्होंने जो बोला वो कमिटमेंट पर टिके रहे। और दूसरा लेसन यहाँ पे ये है ना कि कभी भी आपको ईगो में नहीं आना चाहिए। जो लोग ईगो में आ जाते हैं ना वो लोग यूजुअली लाइफ में बड़ा नहीं कर पाते हैं, 1-2 बार लकीली कर भी ले तो। इसलिए अगर आप भी लाइफ में बड़े बनना चाहते हो तो याद रखो ईगो इज योर एनिमी। और इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है सेम नाम की ही, ईगो इज द एनिमी बाय रियान हॉलिडे। ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये लेसन और ये बुक कंप्लीटली आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट स्टोरी है पिकासो की। एक बार क्या होता है ना, पिकासो एक पेंटिंग बना रहे होते हैं, तभी एक औरत उनके पास आती है ना। ये जो लेडी होती है ना उनको पता नहीं होता कि पिकासो एक्चुअली है कौन, बट फिर भी पिकासो इस बात की फिक्र नहीं करते। इसके बाद पिकासो ब्रश उठाते हैं, 30-40 सेकंड्स में, 1 मिनट के अंदर एक पेंटिंग बना देते हैं और उस औरत को दे देते हैं, ये बोलते हुए कि ये जो पेंटिंग है ना इसकी वर्थ 50 लाख रुपए है ना। ये औरत जैसी वो बात सुनती है उसकी हंसी निकल जाती है। वो बोलते हैं आप क्या मजाक कर रहे हो, 50 लाख ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर जब वो उसी दिन म्यूजियम में घूम रही होती है ना और सच में वो क्यूरियस होकर ट्राई करती है कि इस पेंटिंग का रेट निकालूं, तो वो म्यूजियम वाले के पास जाती है। म्यूजियम वाला उस पेंटिंग को देखता है, नीचे पिकासो की साइन देखता है, पेंटिंग को देखता है और बोलता है कि मैम आपको मैं ये पेंटिंग के लिए ना 50 लाख रुपए दे सकता हूँ, बस उससे ज्यादा नहीं ना। ये बात सुनकर ना जो लेडी रहती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो वापस से पिकासो के पास जाती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये पेंटिंग तो 50 लाख रुपए की है, लेकिन कैसे? आपने तो बस 1 मिनट के अंदर इस पेंटिंग को बना दिया था, तो इसका वर्थ 50 लाख रुपए कैसे हो गया? तो इसके ऊपर पिकासो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन बोलते हैं जिसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन छुपा है। वो बोलते हैं कि ये मैंने जो 30-40 सेकंड्स में पेंटिंग बनाई है ना, जो आज 50 लाख रुपए की बिक रही है, उसे बनाना सीखने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं और मेरा नाम बनाने के लिए मुझे 30 साल से भी ज्यादा लगे हैं। देखो दोस्तों,
लाइफ में अगर आपको कुछ भी बड़ा अचीव करना है, बड़े लेवल पे अचीव करना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मास्टरी अचीव करो। एक बार जब आप मास्टरी अचीव कर लेते हो, मार्केट में आपका नाम हो जाता है, तो ये चीज आपको बहुत अनइमेजिनेबल रिटर्न्स देती है। और इसीलिए नेक्स्ट लेसन यही है कि अचीव मास्टरी। और मास्टरी करके एक बुक है रॉबर्ट ग्रीन की, जो बहुत ही अमेजिंग बुक है, जो आपको सिखाती है कि आप कैसे मास्टरी अचीव कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जो आप आई बटन डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। इनफैक्ट मैं क्या करूंगा कि पूरी प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, जितनी भी बुक रिकमेंड कर रहा हूँ उन सारी बुक की प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिनकी मैंने समरीज बनाई है। तो वो सारी समरीज आप जाके देख सकते हो और इन लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। अभी आते हैं नेक्स्ट लेसन पे। एक बार क्या होता है कि एक बहू होती है जो अपनी सास से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई होती है, बिकॉज उनका हर दिन झगड़ा होते रहता है, जिस चीज से वो बहुत परेशान रहती है। इसलिए फिर वो क्या करती है कि वो एक बार ना एक वैद्य के पास जाती है और उनसे कहती है कि प्लीज मुझे एक ऐसा जहर बना के दो जो मैं अपनी सास को दे सकूं, जिससे वो मर जाए और मेरे ऊपर नाम भी ना आए। तो वो वैद्य इसके ऊपर उस बहू को देखता है, थोड़ा सोचता है और फिर उसे बोलता है, ठीक है, मैं ना तुमको जहर बना के दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें जो जहर दूंगा ना, वो तुम्हें अपनी सास को 30 दिन तक देना है, और सिर्फ एक एक बूंद मिला के देना है पानी में, ताकि धीरे धीरे इसका असर हो। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है ना कि ये 30 दिन तक तुमको तुम्हारी सास के साथ लड़ाई नहीं करनी है। भले ही तुमको कितना भी गुस्सा है, तुम्हें उनके साथ लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि एक बार तुम्हारी सास को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो हो सकता है जहर का असर खत्म हो जाए। इसलिए कुछ भी हो जाए तुम प्यार से ही बात करना। ना इस चीज पे वो मान जाती है और जहर लेके चले जाती है। ना 30 दिन बाद वो बहू वापस से आती है वैद्य के पास और बोलती है कि गुरुजी प्लीज कुछ ऐसा करो कि मेरी सास ना मरे, क्योंकि अब मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बहुत ही हंसी खुशी साथ में रह रहे हैं। ना देखो दोस्तों, यहाँ पे लेसन यही है ना कि कई बार जब हम लोग है ना दूसरों से गुस्सा कर रहे होते हैं, दूसरों से कुछ चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो इन रिटर्न हम लोग उसके लिए कई बार वैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं जैसा सामने वाला बिहेव कर रहा होता है। और ये चीज कई सारी बुक्स में भी सिखाया गया है। अगर आप किसी सामने वाले इंसान से प्यार एक्सपेक्ट करते हो तो आपको भी पहले प्यार से ही बिहेव करना चाहिए। अगर आप गुस्सा करके बिहेव करते हो तो सामने से भी आपको गुस्सा ही मिलेगा। ये पीपल स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है होना, अगर आप अपने बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में अच्छा करना चाहते हो तो। और ये चीज अचीव करने के लिए आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये बुक पढ़ सकते हो, और एज अ मैन थिंक इट ये भी बहुत अमेजिंग बुक है जो आप पढ़ सकते हो। इनकी भी समरीज मैंने ऑलरेडी बनाई है, जो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। बट हाँ, लेसन यही है कि आप जैसा सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो ना, वैसे पहले आप खुद बनने की कोशिश करो। पहले आप गिवर बनो, फिर ऑटोमेटिकली सामने वाला भी रेसिप्रोकेट वैसे ही करेगा जैसा आप चाहते हो। बट कुछ दिन तक ट्राई करके तो देखो। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन पे। एक आदमी होता है जिसका डाइवोर्स हो जाता है, उसका सारे पैसे वैसे सब डूब जाते हैं, वो अपनी पत्नी को दे देता है और उसके अकाउंट में ना सिर्फ $70 बचते हैं। ना $70 उस टाइम के हिसाब से बहुत कम नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं। इसलिए वो क्या डिसाइड करता है कि मैं $70 से ना मजे करूंगा। बहुत मैंने जिंदगी दूसरों के हिसाब से जी ली, मैं $70 से 5 स्टार होटल में रहूंगा और अय्याशी से कुछ दिन बिताऊंगा ना। वो यही प्लान के साथ जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसपे लिखा होता है कि जहां वो रहता है ना, उसके पास में ही कहीं एक गोल्ड माइन है जो बहुत ही चीप रेट में ऑक्शन होने वाली है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस चीज में तो वो आ जाए ना। वो इंसान सोचता है कि यार गोल्ड माइंस, चीप रेट्स, ये सब तो कोई स्कैम जैसा लग रहा है, बट स्टिल उसके पास कुछ करने के लिए रहता नहीं है, तो वो सोचता है चलो जाते हैं। वो $70 दे के वहां पहुंच जाता है ना। हैरानी की बात ये होती है ना कि जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पे कोई भी नहीं आया होता है। गोल्ड माइन का ऑक्शन तो चल रहा होता है, लेकिन सबको यही लग रहा होता है कि ये एक स्कैम है, और ये जो गोल्ड माइन है ना, एक्चुअली में वहां पे सोना निकलता ही नहीं है, जो कि बात सच भी होती है। इसीलिए जब वो ऑक्शन में पहुंचता है तो $70 में ही उस इंसान को वो गोल्ड माइन मिल भी जाती है। बट स्टिल वो आदमी सोचता है कि यार छोड़ना, वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, दे देता हूँ $70, और वो उसे दे देता है ना। इसके बाद जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, उनका भी सिर्फ उस दिन का ही पैसा दिया गया होता है, और जो गोल्ड माइन का मालिक होता है ना, वो खुद कंगाल हो गया रहता है। इसीलिए सिर्फ 2 घंटे का टाइम बचा होता है जहाँ पे वो मजदूर काम करने वाले थे सिर्फ, और सिर्फ 2 घंटे के टाइम के हिसाब से ही ना वहाँ पे ना मजदूरों का भी आखिरी दिन होता है, क्योंकि उसका मालिक गोल्ड माइन का कंगाल हो चुका रहता है। इसीलिए उसके पास और पैसे भी नहीं रहते हैं मजदूरों को देने के, बट स्टिल 2 घंटे बचे हुए रहते हैं ना। ये जो इंसान होता है ना, वो बोलता है कि ठीक है, तुम लोग एक काम करो, 2 घंटे काम करो, अगर हमें कुछ मिलता है तो इसका एक हिस्सा मैं तुम लोगों को दे दूंगा ना। मजदूर भी सोचते चलो आखिरी दिन एक बार ट्राई कर लेते हैं, और गेस व्हाट, आधा घंटा खोदने के बाद ही उन्हें सोने का एक टुकड़ा मिलता है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग मेहनत से और खुदाई करते हैं, और 1-2 दिन बाद ही उनको वहां बहुत सारा सोना मिलता है, जिसकी वजह से वो सब लोग करोड़पति बन जाते हैं। वुडी एलन का एक कोट है कि 80% सक्सेस इज जस्ट शोइंग अप। मतलब कई बार सिर्फ हमारा उठना, एक्शन लेना और जगह पे पहुंच जाना, ये चीज भी हमें विनर बना देती है। और यही चीज ये स्टोरी भी शेयर करती है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे डिसीजंस आते हैं जहां हमें लगता है कि यार हमें अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, हमें रिस्क उठाना चाहिए, बट स्टिल हम लोग नहीं ले पाते हैं। जबकि जो लोग मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स बनते हैं ना, वो लोग कई बार इन अपॉर्चुनिटीज को भी, जो दूसरों को सिली लग रही होती है, वो उसे उठा लेते हैं, एक्शन लेते हैं, और फिर वो चीज उन्हें सक्सेस भी दिला देती है। इसीलिए सही डिसीजन लेना भी काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर ही मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा, अवेकन द जायंट विद इन और ऑल इन। ये बुक्स भी काफी अमेजिंग है, जो आपको अपॉर्चुनिटी समझने में, ऑल इन जाने में काफी हेल्प कर सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन में।
एक राजा होता है जिसके 3 बेटे होते हैं, या तीनों बेटे ही काफी अच्छे होते हैं, होनहार रहते हैं, लेकिन इन पे एक प्रॉब्लम होती है कि ये लोग हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे की बात कभी नहीं मानते, जिसकी वजह से राजा को ये डर रहता है कि जब वो मर जाएगा ना तो ये जो बच्चे हैं वो लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे और अपनी पूरी सल्तनत को खराब कर डालेंगे, अपनी पूरी किंगडम को तोड़ देंगे। इसलिए वो उनको एक लेसन सिखाने जाता है। जब वो अपनी डेथ बेड पे होता है तो वो एक एक करके अपने एक बेटे को बुलाता है। पहला बेटा जब आता है तो उसके हाथ में एक नक्शा देता है। नक्शा होता है बेसिकली कोई दूर गांव का, जहाँ पे ना एक एक्स मार्क करा होता है। एक्स मार्क होता है एक पेड़ का, जिसपे वो राजा बोलते हैं कि तुम्हें ट्रैवल करके उस गांव में जाना है और जाके वहाँ का वो पेड़ देखना है और फिर वहाँ से आके मुझे बताना है कि वो पेड़ असल में कैसा दिखता था। फिर वो अपने दूसरे बेटे को भी बुलाता है, दूसरे बेटे को भी एक नक्शा देता है और फिर ऐसे ही वो पहला बेटा सफर पे निकल जाता है। वो जाता है, पेड़ को देख के आता है, उसकी सारी डिटेल्स लिखता है और वापस से राजा के पास आ जाता है। अब ये चीज को 4 महीने हो जाते हैं। फिर वो अपने दूसरे बेटे को बुलाता है, एक और नक्शा वो उसको देता है और सेम चीज करके आने बोलता है। वो बोलता है कि एक पेड़ है जो बहुत दूर है, तुम्हें वहां जाना है और मुझे एग्जैक्टली बताना है कि वो पेड़ कैसा दिखता है। तुम जितना सही तरीके से मुझे वो बता पाओगे उतना चांसेस हो जाएंगे कि सल्तनत तुम्हारी हो जाएगी। तो दूसरा बेटा भी खुश हो जाता है। वो जाता है, महीनों सफर करके उस गांव तक पहुंचता है, पेड़ को दिखता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स लिखता है, फिर वापस आ जाता है। इसके 4 महीने बाद राजा तीसरे बेटे को बुलाता है और उसको भी सेम नक्शा देता है और उसे जाके देख के आने बोलता है ना। तीसरा बेटा भी वो सारी चीजें करता है और वापस आ जाता है। ये तीनों बच्चे जब वो काम कर लेते हैं फिर राजा तीनों बेटों को बुलाता है और बोलता है कि देखो, मैंने तुम तीनों को नक्शा दिया था, वो तीनों ही एक ही जगह के नक्शा था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों लोग बताओ कि वो पेड़ असल में था कैसा। जो मुझे जितना सही तरीके से बता देगा कि वो पेड़ कैसा था, मैं उसी को इस सल्तनत का राजा बनाऊंगा ना। इसके ऊपर पहला सन जो रहता है ना, वो बोलता है कि वो जो पेड़ था ना, वो पैर का पेड़ था जिसपे बहुत सारे पत्ते थे, फल लगे हुए थे। दूसरा बेटा इसके ऊपर बोलता है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। वो जो पेड़ था वो हरा नहीं, वो तो बल्कि ऑरेंज कलर का था जिसमें कई सारे फूल लगे हुए थे। जिसके ऊपर तीसरा बेटा बोलता है कि नहीं, तुम दोनों ही गलत हो। वो जो पेड़ था वो तो काफी सूखा सा था, उस पे एक भी पत्ते नहीं थे, ना फूल थे ना फ्रूट्स थे, कुछ भी नहीं था। न तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी वो जो राजा होता है वो लोग को बोलता है कि देखो बेटा, तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है। सच बात तो यह है कि तीनों पेड़ सेम ही थे, लेकिन तुम तीनों ने उस पेड़ को अलग अलग सीजन्स में देखा है। पहला बेटा जब गया था तब गर्मी का टाइम था, जब उस पे फल उगते हैं। तुमने वो टाइम पे उस पेड़ को देखा, इसलिए वो तुम्हें अलग लगा। दूसरे बेटे ने उसे बारिश के टाइम पे देखा और तीसरे बेटे ने उसे ठंडी के टाइम पे देखा, जब वो पूरे झड़ चुके रहते हैं ना। इससे राजा ने उन्हें 2 इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए कि कभी भी आपको ना बस अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से सामने वाले को जज नहीं करना चाहिए। और दूसरा लेसन ये है कि वक्त सबका बदलता है। एक चीज जो आज ऐसी है जरूरी नहीं कल वो सेम वैसी तरीके से रहेगी। और प्लस उसने ये भी बोला कि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव की भी इज्जत करो। जरूरी नहीं जैसे आपने दुनिया को देखा है वैसे ही सामने वाले ने भी उस दुनिया को देखा है। आप लोगों के पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी सीखना चाहिए इंस्टेड ऑफ लड़ने के। और यही इंपॉर्टेंट लेसन अगर आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो वो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। एक बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये लेसन अप्लाई करने के लिए वो है थिंक अगेन। और अब आते हैं लास्ट स्टोरी, 7th स्टोरी पे। एक बार क्या होता है कि एक गुरु अपने शिष्य के साथ एक गांव में पहुंचता है ना। गांव में एक फार्मर होता है जो इस गुरु की बहुत इज्जत करता है। वो बोलता है, गुरु जी आज काफी लेट हो गया है, आप एक काम करिए, मेरे घर पे ही रुक जाइए, मैं आपको खाना वाना करके दूंगा और आप कल निकल जाना। गुरु जी मान जाते हैं तो वो अपने शिष्य के साथ उसके घर में रहने लग जाते हैं ना। जब उनके साथ रह रहे होते हैं तो एक बात नोटिस करते हैं कि ये जो फार्मर होता है ना, वो अपनी गाय से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। वैसे तो ये आदमी बहुत समझदार होता है, बट क्योंकि वो अपनी गाय से इतना प्यार करता है इसलिए वो सारी समझ को सिर्फ उस काऊ के लिए ही यूज कर रहा होता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि ये जो आदमी होता है ना, उसका मन तो बिजनेस करने का भी होता है, लेकिन क्योंकि वो बोलता है कि मेरी काऊ, मेरी जो गाय है, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ अपनी गाय का ही ध्यान रखूंगा और इसमें ही मेरा सारा टाइम निकल जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद भी गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं ना। अगली सुबह 4 बजे ही वो उठते हैं और अपने शिष्य के साथ निकल जाते हैं। बट साथ ही साथ निकलते निकलते वो क्या करते हैं कि उस गाय को भी लेते हैं और अपने साथ लेके निकल जाते हैं ना। ये चीज उस शिष्य को जरा भी समझ नहीं आती कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो गुरुजी से सवाल करे, इसलिए वो उससे पूछता भी नहीं है। अब कुछ साल बीत जाते हैं, जिसके बाद वो गुरुजी है ना उसी शिष्य को गाय देते हैं और बोलते हैं तुम इसे लेके चले जाओ उस आदमी के पास और उसे जाके दे दो ना। ये जो शिष्य जब उसके पास जाता है तो देखता है ना कि जहाँ पे वो छोटा सा घर बना होता है उस फार्मर का, अब वो एक बड़ा सा आलिशान महल जैसा बन गया है। और वो जो फार्मर है ना, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, जिसके पास कई सारे गाय होती है, बहुत बड़े बड़े फसल होते हैं और कई सारे लोग भी होते हैं जो उन गायों का और सारे जानवरों का उनका ख्याल रख रहे होते हैं, उनका मैनेज कर रहे होते हैं ना। इसके बाद जब शिष्य उस बिजनेसमैन से बात करता है, उस फार्मर से बात करता है, तो उन्हें पता चलता है कि कैसे उस रात जब वो लोग रुक के गए थे वहां पे, तो वो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा और सबसे अच्छा दिन भी था। हाँ, उस दिन उसकी जो सबसे बिलव्ड गाय थी वो उससे जुदा हो गई थी, लेकिन उसके बाद ही उसने जिंदगी को और बड़े तरीके से देखना स्टार्ट किया। उसने अपने सारे सपनों पे काम करना स्टार्ट किया और वो सभी चीज की जो वो कर सकता था। और यही चीज गुरुजी भी समझते थे। देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कई सारी चीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं
और उस चीज़ से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम लोग को कुछ भी चीज़ क्लियरली नहीं दिखती है। जबकि सच तो यह है कि अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा बनना है ना, तो आपको हमेशा चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को और कोई भी चीज़ों से आपको अपने आप को डिटैच रखना चाहिए। याद रखो, जितनी भी चीज़ें आज हमारे पास ज़िंदगी में है ना, वो सब चीज़ें एक तरीके से उधार है, जो कुछ टाइम हमारे पास है और फिर उसके बाद नहीं रहेगी। जितना जल्दी हम इस चीज़ को समझ लेंगे, उतना ज़्यादा हम चीज़ों को अप्रिशिएट भी कर पाएंगे और मूव ऑन भी हो पाएंगे, जो होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, अगर आप मेंटल पीस चाहते हो और बड़े बड़े काम अचीव करना चाहते हो तो। इस लेसन को अप्लाई करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसका नाम है एसेंशियलिज्म, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और बस यही थे वो 7 लेसन। अगर आप ऐसी और लेसन सीखते रहना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं हर संडे आपको ऐसे अलग अलग बुक की समरीज भी लेके आता रहूंगा, ऐसे बुक रिकमेंडेशन भी देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना अगर आपने नहीं दबाया है तो। और ये जितनी बुक की मैंने रिकमेंडेशन दिए हैं, अगर आप उनकी समरीज भी देखना चाहते हो, जितनी बुक्स की मैंने बनाई है, तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो प्लेलिस्ट जाके जरूर देखो, ताकि आप इन लेसन को अच्छे से अप्लाई कर सको। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जो लोग इस वीडियो को लाइक करते हो, जो कमेंट्स करते हैं, जो इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, ताकि उनके अंदर भी बुक्स पढ़ने का जज्बा पैदा हो, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके। उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।